गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल और खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना को लेकर क्या स्थितियां हैं, ये सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शुक्रवार को बैठक की। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई। बीते कल यानी कि शुक्रवार को ये बैठक हुई है। केंद्र ने सभी राज्यों से संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जांच बढ़ाने, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने और लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर 2021 में 2020 से भी बड़ा खतरा। 6 महीने बाद संक्रमण की सबसे तेज रफ्तार। 2021 के अप्रैल में कोरोना का स्पीड मार्च शुरू हो चुका है। कोविड को काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार थमती नहीं दिख रही। पिछले 24 घंटे में देश भर में 81,466 नए मामले सामने आए। वहीं 469 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इन आंकड़ों को देखा जाए तो कोरोना पिछले 6 महीने में टॉप पर है, यानी पिछले 6 महीने में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत में 2020 के सितंबर जैसी या शायद उससे भी खतरनाक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार ऐसी है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की सरकारें अब चौकन्नी हो चुकी हैं। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठक की। वहीं दिल्ली में केजरीवाल सरकार मंथन कर रही है ताकि कोरोना के बढ़ते कदम को फौरन काबू किया जा सके। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि 11 राज्यों में हालात चिंताजनक है, क्योंकि यही वो 11 राज्य हैं जहां देश के 90% कोरोना केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में हालात खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेशों में ट्रेस, ट्रैक और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर काम करें। देश के लिए ये कोरोना की भले दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये कोरोना की चौथी वेव है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,594 नए मरीज मिले, जबकि 14 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन आंकड़ों पर चिंता जताई है, लेकिन ये भी कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश के तो 4 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन घोषित हुआ है। रतलाम, बैतूल और खरगोन में आने वाले 2 दिन, वहीं छिंदवाड़ा में अगले 3 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुछ इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। यूपी में बढ़ रहे कोरोना के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश दिया है। ऐसे हालात में अब सिर्फ वैक्सीन और सतर्कता, ये 2 ही विकल्प हैं जो हमें और आपको बचा सकते हैं। आपको बता दें कि कोवैक्सीन की तीसरी डोज के ट्रायल को मंजूरी भी मिल गई है। भारत बायोटेक के वॉलंटियर को तीसरे डोज की मंजूरी मिली है। रिसर्च के नतीजों के बाद तीसरा डोज लगाने पर फैसला होगा और अगर नतीजे ठीक आए तो कोवैक्सीन की 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगेगी। बेशक इस खबर के बाद घबराने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की दरकार है और वो सावधानी हर देशवासी को अपने अपने स्तर पर बरतनी होगी। लगातार हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर रखें और 2 गज की दूरी बरकरार रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पंजाब में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, आंकड़ों के जरिए आपको बता देते हैं। पंजाब में 24 घंटे में बीते कोरोना के 2,903 मामले आए हैं सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 57 लोगों की पंजाब में जान गई है। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या पंजाब में 25,458 है। 24 घंटे में कोरोना के यहाँ पर 2002 मरीज ठीक हुए हैं। ये पंजाब की पूरी कोरोना रिपोर्ट।
और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए पंजाब में वैक्सीनेशन अभियान पूरी रफ्तार के साथ चलाया जा रहा है। इसके लिए 1965 सरकारी और 296 निजी केंद्र काम कर रहे हैं। इन केंद्रों के पास एक दिन में 2,75,675 डोज हर रोज देने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और 45 साल से के ज्यादा के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होने के बाद हर जिले में जोरदार तरीके से जो नतीजे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सप्ताह में 7 दिन मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में इसके लिए 250 रुपए की डोज की कीमत तय की गई है। हरियाणा में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। अनिल विज ने मेगा वैक्सीनेशन डे हफ्ते में 2 दिन के बजाय अब पूरे 7 दिन चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को कहा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 17 लाख लोगों को कोवैक्सीन लग चुकी है। अनिल विज ने कहा कि भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाने को लेकर विचार कर रहे हैं। उन्होंने राज्य की जनता से कोविड नियमों के पालन करने और वैक्सीन लगवाने की अपील की। से बचने का जो सही इलाज है वो है वैक्सीनेशन। उस पर हमने जोर दिया है। पहले हम हफ्ते में 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे मनाते थे। अब हमने कहा कि 7 के 7 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे हो और 45 साल से ऊपर जो भी हैं वो सब वैक्सीन उनको हम लगा रहे हैं। 17 लाख लोगों को अभी तक हम वैक्सीन लगा चुके हैं, जो कि हमारा आंकड़ा सारे देश में बहुत अच्छा है। अमृतसर और लुधियाना में पीने योग्य नहरी पानी की परियोजना शुरू करने के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 30 करोड़ US$ यानी करीब 2190 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार के मुताबिक परियोजना का मकसद गुणवत्तापूर्ण पेयजल मुहैया करना और अमृतसर और लुधियाना में पानी के नुकसान को कम करना है। इसमें वर्ल्ड बैंक 10.5 करोड़ और AIIB $10.5 करोड़ और पंजाब सरकार $9 करोड़ उपलब्ध कराएगी। साथ ही सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि जलंधर और पटियाला 2 और जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू करने पर काम जारी है। जानकारी के मुताबिक लुधियाना में 1093 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत वाली परियोजना को पूरा करने में 3 साल का वक्त लगेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक बार फिर से पंजाब सरकार को घेरा। सीधे भुगतान मामले को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में 9 मार्च को दिया अपना एक बयान साझा करते हुए ट्वीट किया। पंजाब के मुख्यमंत्री को घेरते हुए लिखा कि जब आप सो रहे थे तब अकाली दल संसद में सीधे भुगतान का मुद्दा उठा रहा था और फसल काटने के समय आप डैमेज कंट्रोल और ब्लेम गेम से किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। हरसिमरत कौर बादल ने सवाल किया कि अगर आपने 2018 में योजना को खारिज करके अपना काम किया होता तो अब किसानों और आढ़तियों को परेशानी नहीं होती। मैं उस राज्य से आती हूँ सर जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है। कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है। उसके पास जमीन नहीं है, किसी जमींदार से लेके देता है। अब FCI के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, FCI सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाए? ये कहते हैं FCI एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट से इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर राजस्थान के अलवर में हमला हुआ। राकेश टिकैत अलवर जिले के बानसूर में किसान सभा को संबोधित करने जा रहे थे। रास्ते में तातारपुर चौराहे के पास टिकैत के काफिले के आगे काफी संख्या में युवकों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और उन पर स्याही फेंकी गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और राकेश टिकैत मुर्दाबाद, टिकैत गो बैक के नारे लगाए गए। इस हंगामे के बाद वहां टिकैत समर्थक और विरोधी आपस में उलझ गए। मामले में टिकैत ने आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं ने हमला कराया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है।
भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सोनीपत दौरे का विरोध का ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल को रविवार को गोहाना के आंवली गांव आना है, जहां वो पूर्व विधायक स्वर्गीय किताब सिंह मलिक की 13वीं में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन सोनीपत भाकियू के जिला अध्यक्ष अशोक मुंडलाना ने ऐलान किया कि किसी भी कीमत पर सीएम का हेलीकॉप्टर आंवली गांव में बने हेलीपैड पर नहीं उतरने देंगे। पता लग गया है खट्टर साहब आंवली गांव में आ रहे हैं। पूर्व विधायक थे किताब सिंह मलिक के, उनको गोडा मोड़ने जा रहे थे। हमें तो पहले तो पता कराया था कि भाई चलो आ जाएंगे, कुछ उन्होंने पूछा था। फिर आंवली गांव से मैसेज आया कि हम गांव में नहीं उतरने देंगे, और हमें ये करके जिले की मीटिंग करके अब उसको यहाँ उतरने नहीं देंगे। पूरे सोनीपत जिले के किसानों ने ये ऐलान किया है कि जब तक हमारा ये काले कानून वापस नहीं होते, हम कहीं पर भी इनको आने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे 300 किसान भाई शहीद हो गए। किसी के बारे में संवेदना के लिए एक शब्द भी प्रकट नहीं किया और न ही किसी के घर पे गए। और कृषि कानून पर किसानों का विरोध जारी है। लोकतंत्र में सभी को आंदोलन और विरोध जताने का अधिकार है, लेकिन किसी के विरोध से विकास कार्य प्रभावित होने लगे तो ये ठीक नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किसान नेताओं को कार्यक्रमों में जाने से ही रोक रहे हैं, जिससे कई परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम तो कई दूसरे कार्यक्रम बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं। कृषि कानून पर किसानों के विरोध का तरीका हरियाणा के विकास पर भारी पड़ रहा है। कभी उप मुख्यमंत्री का रास्ता रोका जा रहा है, तो विधायकों को पुलिस फोर्स की निगरानी में अपने कार्यक्रमों के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दो टूक कहा कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, लेकिन इससे किसी और की आजादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब ये हरियाणा की पुलिस सुनिश्चित करेगी। ये आंदोलन है, मांगे हैं, आप आंदोलन करिए, लेकिन आपको कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। और आप दूसरों के कार्यक्रमों को डिस्टर्ब मत करिए। अगर आपने प्रदर्शन करना है, किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम हो रहा है और आप उसके सामने प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो 200 मीटर दूर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पंजाब जैसी घटना हरियाणा में हो। लेकिन विपक्ष किसानों के विरोध को बीजेपी नेताओं द्वारा किसानों को भड़काने का नतीजा करार दे रहा है। तो लोकतंत्र में इस सरकार का विश्वास नहीं है, और यही कारण है कि सत्ता पक्ष के लोग ना उनकी सुनते हैं आम लोगों की, और फिर लोगों का रोष जब सामने आता है तो उनके ऊपर इस तरह के ये धाराएं लगाकर केसेस बनाए जाते हैं। वीरदास जी का ये दोहा आज हरियाणा सरकार पर बखूबी फिट होता है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि किसान बीजेपी के कार्यक्रम स्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करें। विपक्ष भी किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करने का दावा कर रहा है। अब किसानों को ये समझना होगा कि विरोध के नाम पर अन्य विकास कार्यों के लिए जा रहे नेताओं को रोकने का मतलब प्रदेश के विकास को रोकना होगा। विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा दिए गए पानी के टैंकर को लौटाने के हिसार के गांव बधवाड़ में पंचायत हुई। हालांकि कोई फैसला नहीं हो पाया। पानी की किल्लत को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को हिसार में टैंकर भेंट किया था। ग्रामीणों का तर्क है कि 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने में सहयोग न देने वाले से सौगात लेना गलत है। हालांकि कुछ ग्रामीण टैंकर लेने के पक्ष में भी नजर आए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 अप्रैल को हरियाणा के जींद में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। जींद में एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड में किसानों की महापंचायत होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने यह जानकारी दी। जींद में 4 अप्रैल को होने वाली किसान महापंचायत में पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान और हरियाणा प्रभारी गोपाल राय शामिल होंगे। अरविंद जी आ रहे हैं और हमने तैयारी की थी लगभग 50,000 किसान भाइयों के लिए यहाँ पे, परंतु जो किसानों का उत्साह है
वो देखने के अंदर लग रहा है, मुझे स्पष्ट ऐसा आभास हो रहा है कि 1 लाख से ऊपर किसान चीन के अंदर आएंगे, उडा ग्राउंड में, सेक्टर 9 में। खबर पठानकोट से, जहां जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोविड नियम नहीं मानने पर स्कूल प्रबंधक पर एफआईआर हुई है। डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर हुआ है केस दर्ज। स्कूल बंद करने के आदेश के बावजूद ये स्कूल खुला हुआ था। प्रमुखता के साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इस खबर को उठाया था, क्योंकि लगातार जनहित से जुड़े मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल उठाता है और उसका असर भी देखने को मिलता है। और असर एक बार फिर से दमदार हुआ है। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था ये स्कूल। पंजाब सरकार के निर्देशों के बाद भी स्कूल चल रहा था। पंजाब गौरमेंट के वालों जी हिदायत सी कि 10 अप्रैल तक जोड़े स्कूल जोड़े वो बंद रहेंगे, चाहे उस क्योंकि कोरोना का जिदा सूँ पता पंजाब के पूरी इंडिया के बड़े ज़्यादा केस वध रहे हैं। लेकिन तुम देख सकते हो MD के स्कूल के जोड़ा इन्होंने छोटे बच्चे जोड़े बुलाए हैं सवेरे 7 बजे, तो प्रशासन अगे असीं मंग करते हैं कि इन्होंने जी कार्रवाई बंदी होनी चाहिए है। फोन लाइन पर अजय महाजन जुड़ गए हमारे साथ। अजय, हमने कल ये मुद्दा जोरों से उठाया, तस्वीरें भी लगातार दिखाई, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था ये स्कूल। हमारी खबर का असर हुआ है, विस्तार से बताइए किस तरह से अब आगे कार्रवाई होगी इस स्कूल पर। चलिए, संपर्क शायद नहीं बन पा रहा है अजय के साथ, जुड़ने की एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, कोविड नियम नहीं मान रहा था ये स्कूल, जिसके बाद अब स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर हुई है। डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। स्कूल बंद करने के आदेश के बावजूद स्कूल खुला हुआ था। अजय मेरे साथ है फोन लाइन पर। अजय, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। अजय, दमदार असर हमारी ओर से खबर दिखाए जाने के बाद। जी बिल्कुल, एक बड़ा असर हुआ है। हमने कल ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि कल कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए स्कूल प्रबंधक द्वारा स्कूल को खोला गया था और परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाया गया था। जैसे ही ये खबर जो है वो हमने प्रमुखता से उठाई, उसके बाद जो है ये भी हमने मामला उठाया कि जब बाकियों के ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाती है एपिडेमिक एक्ट की या फिर डीसी के आदेशों की उल्लंघना करने की, 188 का मामला जो है वो कोविड की उल्लंघना करने पर अगर बाकियों पर दर्ज होता है तो वही इन स्कूल प्रबंधक बिल्कुल एक संदेश भी जाएगा इस एक्शन के जरिए। आपका शुक्रिया अजय जानकारी के लिए।